बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मुइन हाजिर है। खदशात यही थे कि पाकिस्तानी बैटर्स खेल के चौथे रोज़ उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा पाएंगे पहले सेशन में, और वो खदशात होते हुए भी दिखाई दे दिए गए और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो गया। आज खेल के चौथे रोज़ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था, दूसरा टेस्ट मैच था और सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच था। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने यहां पर कामयाबी हासिल कर सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान टीम को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। 8 विकेटों से कामयाब रही यहां पर जनूबी अफ्रीका की टीम और बहुत कुछ इस सीरीज़ में उन्होंने अपने रिकॉर्ड नाम किए और 119 साल तारीख भी रकम करने में वो कामयाब रहे यहाँ पर। और साथ साथ दीगर इश्यूज़ पे भी आज हम बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की वनडे और T20 स्क्वाड का भी ऐलान हुआ है, उस पर भी बात रहेगी। बाबर आजम दोबारा वापस आ गए हैं T20 में, नसीम शाह की वापसी हुई है T20 में। वो नाम भी आप तक अभी ज़रूर पहुँचाऊँगा कि कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो T20 और वनडे स्क्वाड में शामिल हुए हैं। उन प्लेयर्स के हवाले से भी आज शो पे बात करेंगे। पाकिस्तान टीम के हवाले से पहले थोड़ी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम इस दूसरा टेस्ट खेल रही थी। टॉस यहाँ पर जीता कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी, और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। गो के पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 333 रन बनाने में कामयाब होती है और एक अच्छा स्कोर इस विकेट को देखकर मैं समझता था बेहतर स्कोर है। फिर जब जनूबी अफ्रीका की बारी आती है, पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और ख़ासकर डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी पहली इनिंग में 6 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जहां पाकिस्तान टीम इस मैच में लीड ले सकती थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि रबादा और उसके साथ मैथ्यू सामी ने जिस किस्म की इनिंग खेली वो सबके सामने थी और जहां पर दोनों की पार्टनरशिप ने मैच का नक्शा बदल दिया। 404 रन पहले इनिंग में कामयाब हो जाती है जनूबी अफ्रीका की टीम में, इस मैच में कामयाब होती है। फिर पाकिस्तान दूसरी इनिंग की बैटिंग की शुरुआत करता है और जिस अंदाज में विकेटें गिरती हैं ये हसीब मामूल पाकिस्तान की रिवायत बन चुकी है और ये सिलसिला चलता रहा। फिर बाबर आजम विकेट पर ठहरते हैं, रिजवान मैच को तीसरे दिन अख्तिताम तक लेके जाते हैं और पाकिस्तानी विकेट नहीं गिरने देते। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो यहाँ पर 18 रन की बारी खेलने में कामयाब होते हैं मोहम्मद रिजवान। उसके साथ बाबर आजम 50 रन की बारी खेलते हैं और कल भी हम अपने शो में कह रहे थे कि बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, कई जो बॉल्स हैं वो खेल चुके हैं यहाँ पर बाबर आजम, लेकिन वो सेंचुरी स्कोर करने में नाकाम रहे। फिर यहाँ पर दूसरी इनिंग में आज जब खेल का चौथा रोज का आगाज़ होता है तो उसके बाद विकेटें गिरने की सिलसिला शुरू हो जाता है और विकेटें गिरने का ये सिलसिला जल्द ही अख्तिताम पजीर हो जाता है। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग में 138 रन बनाने कर आउट हो जाती है। पहले इनिंग में 71 रन की लीड जनूबी अफ्रीका हासिल करती है और जिसकी बदौलत इस मैच में जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को 68 रन दरकार होते हैं। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रन करने में बाबर आजम कामयाब होते हैं, वो 50 रन स्कोर करते हैं। फिर सलमान अली आगा 25 रन स्कोर करते हैं, रिजवान 18 रन स्कोर करते हैं और कई बैटर ऐसे हैं जो अपना खाता भी नहीं खोलते हुए दिखाई दिए इस दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग के अंदर। फिर पाकिस्तान के लिए कल एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई मैच के दौरान, उस पर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। मैच के आखिरी लम्हात थे और उस पर शॉर्ट लेग पे शॉट खेला मोहम्मद रिजवान ने और वो रन लेने के लिए घूमे, वापस जब पलटे तो उनका बल्ला विकेट पर लग चुका था। यहाँ पर जनूबी अफ्रीकन विकेट कीपर ने अपील की और अपील पर मैच जो है यहाँ पर क्लोज कर दिया अंपायर ने और ऐसा लगा कि वो मैच तीसरे दिन का खेल अख्तिताम हो गया, अपील रद्द कर दी गई। तो क्योंकि मैच अख्तिताम पजीर हो गया था इसलिए तीसरे दिन का वहाँ पर मोहम्मद रिजवान आउट नहीं हुआ है। लेकिन आज लंबी बारी की उम्मीद थी रिजवान से, उम्मीद यही कर रहे थे कि दोनों सीनियर बैट्समैन है लंबी बारी खेलेंगे, लेकिन दोनों 2-2 रन का इजाफा करके जो है आउट होते दिखाई दिए। फिर क्योंकि मैं जिस तरह बात कर रहा था कि जो T20 और वनडे का स्क्वाड ऐलान हुआ है उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा और T20 स्क्वाड जो है पाकिस्तानी टीम की वो मैं ज़रूर डिस्कस करता हूं कि इस वक्त कौन सी है T20 की टीम जो तश्कील पाई है। और उसमें हम देखते हैं कि T20 में पहली बार उस्मान तारिक T20 फॉर्मेट में शामिल हुए। सिंध प्रीमियर लीग में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है उस्मान तारिक ने और
अच्छे बॉलर हैं, रुक कर बॉल करते हैं और बैट्समैन को चेक करके बॉल करते हैं। डोमेस्टिक सीजन के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस रही है। अब देखते हैं नेशनल टीम के लिए उनको मौका मिला है, किस हद तक कामयाब होते हैं। हमने देखा कि अब्दुल रज़ाक ने इस बैटर को निखारा और फिर गैप आ गया। अब्दुल समद को मौके मैचेस में नहीं दिए गए। अब्दुल समद टीम में इस T20 टीम में शामिल हैं और क्योंकि T20 टीम जो स्क्वाड है मैं उस पर ज़रूर बात करूंगा और T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे यहाँ पर सलमान अली आगा कप्तान है T20 फॉर्मेट के पाकिस्तान के। उसके साथ साथ अब्दुल समद टीम में शामिल हैं। इब्रार अहमद, बाबर आजम की वापसी हुई है, तवील अरसे के बाद बाबर आजम T20 फॉर्मेट पे नजर आएंगे और हम यही कह रहे थे कि एक ऐसा बैटर मिडिल ऑर्डर पे चाहिए जो इनिंग को लंबी बिल्ड कर सके, तो बाबर आजम टीम में शामिल हुए। उसके साथ फ़हीम अशरफ बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं जिन्होंने वाकई फाइनल मैच में एशिया कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, एक दफ़ा फिर वो टीम में शामिल है। हसन नवाज, देखते हैं किस हद तक यहाँ पर वो प्रूव करने में कामयाब होते हैं अपनी सिलेक्शन। उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी एशिया कप में पाकिस्तान की जानिब से दिखाई। वसीम जूनियर इस टीम में भी शामिल हैं। फिर मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और उन्हें हम कहते रहे कि उन्हें मौका देना चाहिए लेकिन मौका उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन अब जो सीरीज़ खेली जाएगी इसमें मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा टीम के साथ मौजूद हैं। फिर नसीम शाह की भी वापसी हुई है T20 फॉर्मेट के अंदर, उस पर भी बात रहेगी आज। साहबजादा फरहान विकेट कीपर के तौर पर यहाँ टीम में जो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें साहबजादा फरहान के आगे विकेट कीपर लिखा गया है। फिर साथ साथ क्यों लिखा गया इस पर मैं आपसे बाद में तफसीलन बात भी करूँगा, क्योंकि दोनों फॉर्मेट के अंदर आंखों के तारे मोहम्मद हारिस टीम में मौजूद नहीं है। साथ साथ साइम अयूब टीम में मौजूद हैं, शाहीन शाह आफरीदी मौजूद हैं। उसके साथ उस्मान खान विकेट कीपर बैटर, और अब से तकरीबन 1 से 1.5 माह कबल मेरी उस्मान खान से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने फॉर्म की बदौलत टीम में वापस एंट्री करूंगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते नहीं और मैचेस उन्हें मिले नहीं। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हुई, वहाँ कुछ मैचेस मिले, परफॉर्म उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड में T20 में वो एक दफ़ा फिर शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बैट से रन करूंगा, अपनी विकेट कीपिंग की सलाहियत के बलबूते पे दोबारा टीम में शामिल होऊंगा और सिलेक्टर को मुतासिर करूंगा। लेकिन सिलेक्टर तो वैसे ही मुतासिर हो जाते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है मुतासिर करने की। जो एक दफ़ा पाकिस्तान खेल जाए फिर कम बैक इन आउट का सिलसिला रहता है उसके साथ। फिर साथ साथ उस्मान तारिक एक अच्छा इजाफा पाकिस्तान टीम के लिए, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और डोमेस्टिक सीजन के अंदर, और जिस तरह मैं कह रहा था कि बड़े रुक के बॉल करते हैं, बैटर्स को चेक करके बॉल करते हैं, एक अच्छा इजाफा है उस्मान तारिक का T20 फॉर्मेट के अंदर। फिर हमने देखा कि पहली दफ़ा ऐसा किया जा रहा है T20 फॉर्मेट के अंदर हमने रिजर्व प्लेयर रखे हैं होम सीरीज में, और वो रिजर्व प्लेयर कौन है आप भी सुनकर शायद हैरान हो जाए। फ़खर जमान जो है रिजर्व प्लेयर के तौर पर पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ शामिल है। हारिस रऊफ इस T20 फॉर्मेट में जहां कहा जाता है कि इन्हें टीम की T20 फॉर्मेट पे अहम रुकन की हैसियत से टीम में शामिल किया जाता है, वो भी शामिल है। सुफियान मुकीम, बड़ी हैरत हुई जब मैंने जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज देखी और जिसमें यहाँ पर सुफियान मुकीम का नाम शामिल किया गया रिजर्व प्लेयर में। डिजर्व करते थे ये T20 फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर उनका जो स्क्वाड है उसमें शामिल होना, लेकिन यहाँ वो रिजर्व प्लेयर के तौर पर है। चलें, उसके साथ साथ फिर वनडे फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान होता है, और उसमें क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर अब शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। इससे कबल जो है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की क़यादत करते थे वनडे टीम की। शाहीन शाह आफरीदी टीम के कप्तान हैं। इब्रार अहमद इस टीम में मौजूद हैं। बाबर आजम मौजूद हैं। फ़हीम अशरफ मौजूद हैं। फिर साथ साथ फैसल अकरम, जिस तरह हम कह रहे थे कि टेस्ट स्क्वाड में इन्हें रखा गया था, फिर क्योंकि स्क्वाड कम किया गया तो टीम से इन्हें ड्रॉप करके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने भेज दिया गया। अच्छी परफॉर्मेंस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फैसल अकरम ने दी है। फिर साथ साथ फ़खर जमान इस टीम में वनडे टीम में हैं, उनकी शमूलियत हो गई है। हारिस रऊफ यहाँ पर वनडे टीम में शामिल है। हसीबुल्ला वनडे क्रिकेट के अंदर एक दफ़ा एंट्री फिर हो गई है और विकेट कीपर बैटर हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक और विकेट कीपर मौजूद है, उस पर ज़रूर बात रहेगी और आगे मैं उसका नाम भी बताऊंगा कौन से वो विकेट कीपर हैं। हसन नवाज वनडे फॉर्मेट में भी इस टीम में मौजूद हैं। फिर हुसैन तलत
जिनके लिए कहा जा रहा था कि शायद ये अगर मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी टीम को मौजूद रहे तो इस्तेकाम बख्शने में बड़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर मोहम्मद नवाज़ इस टीम में मौजूद है वनडे के अंदर, आप देखते हैं कि उनकी सलाहियतों से कितना फ़ायदा उठाया जाता है। फिर साथ साथ मैं कह रहा था कि जिस विकेट कीपर को टीम में शामिल किया गया है वो कौन है, वो मोहम्मद रिजवान ही विकेट कीपर हैं। लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान का कैरियर अब ख़त्म होता जा रहा है कि वनडे फॉर्मेट के अंदर भी उनके साथ एक रिजर्व विकेट कीपर मौजूद है। फिर वसीम जूनियर टीम के साथ मौजूद है, नसीम शाह टीम में मौजूद हैं, साइम अयूब और सलमान अली आगा। ये वो टीम थी वनडे की जो यहाँ पर जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ खेलेगी। इस पर वजीज बात भी करेंगे और बड़ी तफसील से आपको मैंने इसलिए बताया ये नाजरीन को कि इस पे कौन से प्लेयर ऐसे थे डिज़र्व करते थे कि जहाँ पर उनके मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो मौका अभी भी उन प्लेयर्स को नहीं मिला। उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा आपसे। इसमें एक अहम प्लेयर जिस पे मैं समझता हूँ वनडे फॉर्मेट के अंदर उन्हें मौजूद होना चाहिए था, और जावेद इकबाल भट्टी आज हमारे शो में मौजूद है। जावेद साहब, सबसे पहले तो थैंक्स, और बड़ी दुख की बात है कि सीरीज़ आज बराबर कर गई जनूबी अफ्रीका की टीम, और कल खदशात का इजहार भी हम कर रहे थे कि पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और पहले सेशन ही में आप कह रहे थे कि हो सकता है कि इनिंग तमाम हो जाए, वही कुछ हुआ आज है और सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो गई जनूबी अफ्रीका की टीम। इस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए जो टीमें ऐलान हुई है उस पर बात करेंगे। आज मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल गया और 8 विकेटों से कामयाब रही। 68 रन दरकार थे इस मैच को जीतने के लिए। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर उन्होंने पूरे स्कोर को पूरा कर लिया। नुमान अली के हिस्से में 2 विकेटें आईं। यहाँ पर हमारे बैटर्स आज फिर गलतियाँ करते रहे, और जो उम्मीदें थी ना बड़े प्लेयर से, और वो उन्होंने आज भी अपना रोल अदा नहीं किया। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी तहमीद बांधी और पूरे इंट्रो में आपने खुलकर बात की। मोइन भाई देखें, मैच तो हमारे हाथ से तीसरे दिन ही निकल गया था जब आपके खिलाफ जो है साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स ने, यानी कि केशु महाराज से शुरू करें, मैथी की बात कर लें, रबाडा की बात कर लें, इन 3 प्लेयर्स ने जो है 190 प्लस रन जो है ना जोड़ दिए इन 3 प्लेयर ने। वहाँ से जो है आपको जब 71 की लीड मिली, तो आपको पता है कि लीड जब पाकिस्तान पे आ जाती तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में भले हमारे कितने सुपरस्टार क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम जो है वो लीड को देखते हुए जो है बिल्कुल पैनिक में आ जाते हैं और अपनी विकेट जो है थ्रो करते जाते हैं। और फिर आप देखें कि जैसे हमने कल ही खदशे का इजहार किया था कि अगर सुबह पहले सेशन में बाबर या रिजवान कोई एक प्लेयर आउट हो जाता है तो इस मैच का फैसला लंच से पहले ही हो जाएगा। जिस खदशे का हमने इजहार किया था, आज सेम उसी तरीके से 68 रन की आपने जो है लीड दी साउथ अफ्रीका को, जो उन्होंने हंसते खेलते बासानी लंच से पहले जो है अपना मैच जीत लिया। और 2007 के बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में ये टेस्ट मैच जीता है। और उन्होंने जो हमारे टीम के कोचेज़ हैं या हमारा स्टाफ है, उन्हें लंच से पहले बिल्कुल जो है फ़िक्रमंद होकर लंच करने की उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी कि लंच से पहले ही हमने मैच ख़त्म कर लें, तमाम स्टाफ जो है बैठ के बिल्कुल लंच करे और उन्हें पता चले कि कहाँ कहाँ जो है हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, कहाँ हमारे बैट्समैनों ने जो गलतियाँ की हैं। भाई अब ये टाइम आ गया है कि आपका जो स्टाफ और मैनेजमेंट बैठी है उनको प्लेयर्स की टेक्निक जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए। टेक्निक दुरुस्त करनी होगी। आज कुछ ज़्यादा ही इंट्रो लंबा कर लिया जिसके बाइस अब ऐसा लगता है टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से जावेद साहब से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर मैच के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान टीम को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में, और सीरीज़ बराबर हो गई पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की। अब देखते हैं कि आईसीसी जो रैंकिंग है उस पर पाकिस्तान की पोजीशन क्या आती है। लेकिन जो खामियाँ थी आज उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, वक्फे से कबल आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की खामियों पर,
और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी टीम के अंदर तसलसल का कोई म्यार नहीं है। हम तसलसल के साथ कहीं पर भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, तसलसल नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नज़र आ रही है। और इससे पहले तो ये था ना, कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ कोई भी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये किसी लम्हे भी जीत को हार में और हार को जीत में बदल देती है। लेकिन अब वो चीज़ भी कोसों दूर होती जा रही है। जिस तरह की हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस है, आप वहाँ उनकी अगर परफॉर्मेंस उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बैट्समैन किस मयार की क्रिकेट खेल रहे हैं। यार, हम कहते हैं कि हमारे जो हीरोज़ थे, हमारी जो टॉप ऑर्डर्स है, वो सिर्फ अगर साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स की बैटिंग देख ले कि उन्होंने सिर्फ विकेट पे स्टे किया। भाई, आप जब विकेट पे जाके स्टे करेंगे, अपना टाइम देंगे विकेट पे जाकर, तो रन्स तो ऑटोमेटिकली बनते हैं। आपने तो ये मुनासिब ही नहीं समझता। हर कोई बैट्समैन जा रहा है कि भाई मैं बड़ी हिट पे चला जाऊं। भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपने, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब सोचना चाहिए, हमारे कोचेस को भी सोचना चाहिए कि भाई हम विकेट्स तो बनाने में महारत हमने हासिल कर ली है कि हमने स्पिन ट्रैक बना ली, वो चाहे हीटर लगा लें या पंखे लगा लें, लेकिन हमको वो प्लेयर भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो इन विकेटों पर खेल सकें। आपके मुखालिफ आते हैं, वो इन विकेटों पर खेल के चले जाते हैं। पहली इनिंग जनूबी अफ्रीका की तरफ से महाराज 7 खिलाड़ियों को आउट कर लेते हैं। दूसरी इनिंग में जो है यहाँ पर उनके सीमन हार्मन ने 6 विकेटें ले लेते हैं। तो हम तो अपनी जाल में खुद फंसते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर 6 विकेटें वो लेके चले जाते हैं, महाराज 2 विकेट ले लेते हैं। तो हम तो अपनी जाल में खुद फंस रहे हैं और उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पास जो है, जो टेस्ट चैंपियन टीम है, उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं तो नुकसान आपको भी हो सकता है। और वही कुछ हुआ। कैशू अगर पहले टेस्ट में मौजूद होते तो शायद वो नक्शा भी चेंज होता। बिल्कुल। देखें, हमने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा था कि आपको चाहिए सपोर्टिंग विकेटें बनाएं। बिल्कुल इस तरह की विकेटें ना बना दें कि वहां आकर देखें, पहले मैच में, टेस्ट मैच में देखें, मैथ्यू सामी ने 7 विकेटें ले ली, उसके बाद केशू ने 7 विकेटें ले ली, फिर साइमन हार्मर ने 6 विकेटें ले ली। तो अगर विकेटों का भी मुवाजना किया जाए तो हमारे बॉलर्स, स्पिनर्स की बनिस्बत उन्होंने ज़्यादा कामयाबियां समेटी यहाँ आकर, और हमारे बैट्समैन इन विकेटों पर उस तरह का खेल पेश नहीं कर सके जिस तरह का साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने पेश किया है। गो के उनकी टॉप ऑर्डर से रन नहीं हुए, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन विकेट पे स्टे करते थे। जब वो टाइम गुजारते थे, रन ऑटोमेटिक बनते थे। फिर उनके टेल एंडर जो बैटिंग करके गए, तो उन्होंने जो है, ये दूसरा जो टेस्ट उन्होंने 2007 के बाद जो ये टेस्ट जीता, तकरीबन 18 साल के बाद, तो उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग जो है, वाकई ही वो टेस्ट चैंपियन की वर्ल्ड क्लास टीम थी। उन्होंने आपको आपके बिछाए हुए जाल में फंसाकर बुरे तरीके से चौथे दिन के लंच से भी पहले जो है, आपको टेस्ट मैच हराकर इस सीरीज को बराबर कर दिया है। और अब जो टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट थे, जिसमें आप पहला टेस्ट हराने के बाद सेकंड नंबर पर आ गए थे, लेकिन अब देखें आईसीसी ऐलान करती है कि अब हम जो टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट है उनमें हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि सेकंड जो हमने पहला टेस्ट जीता था वहाँ आपके नोमान की बॉलिंग के भी पॉइंट थे, मैच जीतने की भी पॉइंट थे। अब जिस तरीके से केशू महाराज और साइमन हार्मर की जो बॉलिंग है, और फिर मैथ्यू सामी की जो इनिंग्स है, रबाडा की जो इनिंग्स है, मैं ये देख रहा हूँ कि पॉइंट्स के मामले भी जो है साउथ अफ्रीका हमसे सबको ले जाएगी। क्या तब्दीलियां अब होनी चाहिए टेस्ट टीम के अंदर? अगर हम देखें तो तमाम ही सीनियर प्लेयर्स इस वक्त टीम में मौजूद थे जो डोमेस्टिक सीजन के लिए हम समझते हैं कि रन भी करते रहे, पाकिस्तान टीम के लिए उम्दा कारकर्दगी भी दिखाते रहे, वो इस टीम में मौजूद थे। अगर इमाम से शुरू करें और आखिर हम शाहीन पर क्लोज करते हैं, तो आपके पास तो वो तमाम अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैटर्स मौजूद थे जो डोमेस्टिक सीजन के अंदर परफॉर्म करते रहे। वसी तजुर्बा रखने वाले आपके पास इमामुल हक थे, वसी तजुर्बा रखने वाले अब्दुल्ला शफीक आपके पास मौजूद थे, बाबर आजम आपके पास मौजूद थे, शान मसूद खुद कप्तान मौजूद थे जो T20 के में नहीं खेलते लेकिन काउंटी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर थे। फिर आपके पास सलमान अली आगा मौजूद थे, रिजवान एक्सपीरियंस रखते हैं वो मौजूद थे, लेकिन तसलसल नहीं रहा पाकिस्तान के बैटर्स का। आप समझते हैं अब पाकिस्तानी टीम में तब्दीली का वक्त आ गया है। हार बेशक हमें
हार के खौफ को अब बुलाना पड़ेगा। नौजवान प्लेयर्स को आपने साल 2 साल टाइम देना पड़ेगा। आपके पास बेंच पे मौजूद हैं लड़के, एज ए ओपनर, एज ए मिडिल ऑर्डर आपके पास अच्छे लड़के मौजूद हैं। आप उसे टेस्ट टीम में लेकर आए जो 5 डे क्रिकेट को अच्छी तरह बाखूबी जानते हो। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो T20 फॉर्मेट पे जो है ज्यादा फोकस नहीं करते, उनका यही कहना है कि मैं 5 डे क्रिकेट को ज्यादा फोकस करता हूं। उनमें एक मोहम्मद हुरैरा भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं 5 डे क्रिकेट को बड़ा फॉलो करता हूं, 5 डे क्रिकेट को मैं खेलना चाहता हूं। मोहम्मद हुरैरा मौजूद हैं, उमैर बिन यूसुफ हमारे पास मौजूद हैं। बहुत से ऐसे बैटर्स हैं एज ए ओपनर जिन्हें हम मौका दे सकते हैं। मोहम्मद नईम हमारे पास मौजूद है, यासिर खान हमारे पास मौजूद है। तो ये वक्त आ गया है कि आप या तो तब्दील कर दें टीम या फिर बर्दाश्त करें, कम से कम इन लड़कों को चांस दे कि साल 2 साल बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बेशक हमें हार दूसरी टीमों से सहना पड़े। मोइन भाई देखें, आपने जो ये तहमीद बांधी है कि तब्दीलियों की, मैं नहीं समझता कि तब्दीलियों से मामला हल होंगे। आपको अगर तब्दीलियां करनी है, आपको बड़े दिल के साथ क्रिकेट खेलनी है, आपको हार का जो खौफ है वो दिल से निकाल कर खेलने की कोशिश करनी होगी। आप जब ग्राउंड में जाएं तो सिर्फ जीत के लिए जाएं, और फिर आपका जो स्टाफ बैठा हुआ है उनको भी तब्दीलियां करनी होंगी, उनमें भी तब्दीलियां चाहिए। आपको क्रिकेटिंग दिमाग लेकर आने होंगे जो क्रिकेट समझते हैं, जिनको क्रिकेट की सूझबूझ का पता हो। ब्यूरोक्रेसी से जो है ये क्रिकेट नहीं चल सकती। आपने क्रिकेट चलानी तो क्रिकेट दिमाग लाएंगे तो वही चलाएंगे। और जैसे अभी आपने बात की कि वो हुरैरा बैठे हुए हैं डगआउट में, उमैर बिन यूसुफ है, साहबजादा फरहान है, कामरान गुलाम है। देखें, इन लड़कों को 3-4 लड़कों को एकदम आप नहीं खिला सकते। 2-2 करके आप टीम में अगर इन करते हैं तो आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन आपकी जो ये पॉलिसियां है कि नहीं जी हमने 37-38 साल वाले के साथ ही जाना है, तो ऐसे रिजल्ट तो फिर आपको गो ना गो आगे भी पेश आएंगे। देखिए 37-38 साल वाले जो प्लेयर्स हैं ना, अभी आप कह रहे हैं कि 37 सुपर 6 खेलने जा रही है, वहां आसिफ आफरीदी को कप्तान बनाया गया और उनके साथ जो लड़के लगाए गए हैं वो 25 साल 20 से 25 साल वाले प्लेयर्स हैं। आपने किस किस्म की सिलेक्शन की, ये समझ से कासिर है। तो यही तो सोच विचार का टाइम है, यही सोचना चाहिए ना। जैसे सुपर 6 में आसिफ अफरीदी जो कहते हैं कि T20 फॉर्मेट का सबसे बेस्ट बॉलर है इन दिनों में, जिस तरीके से वो डोमेस्टिक खेल रहा था और इंटरनेशनल भी उसने खेली है और फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेली, वो जो है सुपर 6 खेलने गया और उसके अंडर में आपने 25-26 साल वाले लड़के लगा दिए। और यहाँ जो है 37-38 साल वाले डेब्यू कर रहे हैं। और यहाँ वही देखें, आपने अभी जो बात की उसके बाद T20 का भी आज अनाउंस हो गया और वनडे टीम का भी अनाउंस हो गया। आप देखें वही गिने चुने प्लेयर जो हैं, सिर्फ आपको उस्मान तारिक, फैसल अकरम, ये 2 चीज नजर आ रही है कि इनकी एंट्री हुई है। बकाया तो वही है, भले आप हसीबुल्ला को ले ले, किसी और प्लेयर को ले ले, बकाया वही पूल बना हो, उन्हीं में से प्लेयर आ रहे हैं। भाई आपको अपना ग्रास रूट लेवल सही करना होगा। जब तक आप अपना स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे तो इस तरह के जो रिजल्ट आते रहेंगे। आप जो है पहला टेस्ट जीत के इस पोजीशन में आ गए थे कि आप दूसरा टेस्ट भी बासानी जीत सकते थे, लेकिन सिर्फ आपके बैट्समैनों की जो अदम तसलसल की जो पॉलिसी है, जिसपे वो अच्छे तरीके से गामजा ने कभी मुड़कर नहीं देखा, जैसे भाई तसलसल से याद करना नहीं। मैं ये देख रहा था कि हर प्लेयर ये चाह रहा था इंडिविजुअल तौर पे एक ऐसी बारी खेल दे कि अगला टेस्ट वो पक्का खेल ले। हर बॉलर ये चाह रहा था कि मैं इस इनिंग में इतने आउट कर दूं, अगले मैच के लिए मैं पक्का हो जाऊं। जब तक इस सोच से प्लेयर नहीं निकलेंगे, आप देखें, सिर्फ अगर आप एक टीम होकर सोचेंगे कि नहीं अगर इसने अगर 50 रन कर दिए इस प्लेयर ने तो दूसरा भी आके 35-40 करके जाए। यार 9, 6, 11, 8, 28, 18 ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है भाई। वो तो बाबर आजम ने 50 कर दिए तो आपका 50 का एक फिगर इस शोर शीट पे नजर आ रहा है, नहीं तो उसके बाद तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसने 30 रन बनाए हो। तो इस पे बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है। बहुत ज्यादा काम कर लिया मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट की भलाई के लिए। फोकस पाकिस्तानी सेलेक्टर्स के अंदर किस तरह आ गया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेलते हैं और काउंटी क्रिकेट हो या मुख्तलिफ लीग्स हो, वहाँ परफॉर्मेंस जो भी प्लेयर कर रहा होता है, मैंने देखा है कि अभी पिछले 6 महीने या साल के अंदर वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं पाकिस्तानी टीम के, जिसकी मिसाल आपके सामने है इमामुल हक की। डोमेस्टिक में 1000 रन करने वाला बैटर टीम में शामिल नहीं हो रहा है। काउंटी क्रिकेट के अंदर अगर उसने 3 सेंचुरियां मार दी हैं तो वो टीम में शामिल हो जा रहा है। इस चीज़ को अब ख़त्म करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल मोइन भाई, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। आपको ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है,
T20 फॉर्मेट की क्रिकेट है, वहाँ आप एक दो अच्छी इनिंग्स देख लेते हैं, एक दो अच्छे स्पेल देख लेते हैं, या काउंटी में जाके हमारे प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उन्हीं प्लेयर्स को दे रहे हैं। आप डोमेस्टिक की तरफ जो आपकी नर्सरी है, जहां से प्लेयर मेहनत करता हुआ ग्रास रूट लेवल से वो खेलता हुआ यहां तक पहुंच रहा है, और आपको पता है कि उनके रिकॉर्डों के ढेर लगे हुए हैं, रन लगा रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं जाते, आपने उन्हीं प्लेयर्स की तरफ जाना है जिन्होंने जो है PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी या काउंटीज में जाके परफॉर्म कर दिया, उन प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं। भाई अब आपको जो है, जो आपका टैलेंट है, जो कुदरती नेचुरल जिसके अंदर गेम है, उन प्लेयर्स को आगे लेकर आएं, इस रोश को बदलें, इस पॉलिसी को बदलें। और जब से ये माइक हैसन हमारी वाइड बॉल के कोच आए और अजहर महमूद एंड कंपनी, आकिब जावेद हो गया, इन तमाम को चाहिए सिलेक्शन कमेटी को बिठाएं, सर जोड़कर बैठें, बहुत हो गया क्रिकेट के साथ, अब हमने जो है हमारी क्रिकेट को आगे की तरफ लेकर जाना है। तो जब तक आप तमाम बड़े एक जगह बैठकर बड़े बड़े फैसले नहीं लेंगे तो इस तरह के रिजल्ट तो आते रहेंगे। चलें, इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। और इस रिजल्ट पे मजीद और भी बात करें कि विकेटें हम क्यों ऐसी तैयार कर रहे हैं जहां पर हमने खुद उस जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल भी हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी विकेटें तैयार की जिसके खिलाफ हमें नुकसान हुआ कि वो टीम भी यहाँ पर सीरीज जीतने में कामयाब हो गई। जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाती है। तो यहाँ पर हमें अब जो विकेटें हैं ना, वो इस किस्म की बनानी चाहिए जहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स भी हेल्प आउट उन्हें मिले। आप देखें शहनशाह अफरीदी अगर जिस पहले टेस्ट मैच में 4 विकेटें लेते हैं आखिरी सेकंड इनिंग के अंदर, और अगर आप सपोर्टिंग विकेट बनाते तो शायद शहनशाह अफरीदी भी आपको यहाँ कमाल करके दिखा सकते थे। फिर आप फास्ट बॉलर एक मजीद इजाफा करते हैं टीम के अंदर, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मोइन भाई, देखें हमने इससे पहले भी सीरीज शुरू होने से पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि बिल्कुल एक पॉलिसी जो हमने बना ली है कि हम स्पिन ट्रैक बनाने के बाद 2 सीरीज़ हम जीत चुके हैं, तो अब हमने उसी पे तकिया कर लिया कि नहीं, यही हमारा जो है एक रोड बन गया जीत का कि हमने इन्हीं विकेटों पर जीतना है। ऐसा नहीं होता। जब वर्ल्ड क्लास टीमें आती हैं वो आपसे ज़्यादा विकेट को रीड कर लेती हैं। आपको हम पहले दिन से कह रहे हैं स्पोर्टिंग विकेटें बनाए जहाँ से फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिले, स्पिनर्स को भी मिले, बैट्समैन को भी मिले। इससे पहले तारीख भरी हुई है तमाम ही सपोर्टिंग विकेटें होती थी, तमाम ही सपोर्टिंग विकेटें होती थी जहां पाकिस्तान होम सीरीज में कामयाबी हासिल करता दिखाई देता था। उसकी एक मिसाल आपके सामने है कि नेशनल स्टेडियम जब हुआ करता था, अब तो नेशनल बैंक स्टेडियम है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक तारीख थी। पाकिस्तान 33 साल तक जो है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पर कोई मैच नहीं आ रहा था टेस्ट, लेकिन फिर चेंजिंग हुई और फिर जब हमने विकेटों में तरमीम करनी शुरू की तो वहां भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वनडे और T20 के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उस पर बात करेंगे। इकबाल अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ भाई। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज अख्ताम पजीर हुई है। दोनों टीमों ने एक टेस्ट मैच जीता है। वनडे और T20 क्रिकेट का आगाज होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान की वनडे और T20 की टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसकी हम बात भी कर रहे थे। T20 टीम भी आपको बताई, वनडे टीम भी बताई, और बाबर आजम की वापसी है T20 क्रिकेट के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी, जिस तरह बाबर आजम की वापसी हुई है T20 में, फिर नसीम शाह की वापसी हुई, किस तरह देख रहे हैं दोनों को? तो मोइन भाई देखें, इससे पहले जब हम ये एशिया कप भी हमने खेला, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली, हमने अमेरिका में खेल लिया, वेस्ट इंडीज़ में खेल लिया, तो हमें शिद्दत से जो एक ऐसे बैट्समैन की तलाश थी जो आपकी एक एंड से विकेट जो तो हमारी कंटिन्यूस गिरना शुरू होती थी, तो बिल्कुल आपके पास दोनों एंड से विकेटें गिरना शुरू हो जाती। हम पहले भी ये बात करते रहे कि बाबर आजम टाइप का ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो एक एंड रोक कर रखे और अपने साथ आने वाले जो है नए प्लेयर्स भी जो हैं उनके साथ लेकर चले, और पाकिस्तान टीम को एक ऐसे मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन और तमाम शॉट्स खेलने वाले बैट्समैन की नहायती T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब अगर बाबर को शामिल किया है तो आप देखिएगा T20 जो क्रिकेट होगी, जैसे हमारी टीम जो होती थी 110 115 पे जब
पूरी विकेटें थ्रो कर देती थी, इवन कि हम 20 ओवर भी नहीं खेल पाते थे। तो इनके आने से कम ये उम्मीद जो है हो चली है कि कम से कम आपने एक ऐसा मुस्तनद बैट्समैन टीम में शामिल कर लिया है जो तमाम प्लेयर्स को साथ लेकर चल सकता है। और जैसे आपने नसीम शाह की बात की, तो नसीम शाह नो डाउट कि वो परफॉर्म कर रहा था, कायद आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और फिर जिस तरीके से उनकी लास्ट सीरीज़ गई थी, फॉर्म तो वो कर रहे थे, लेकिन असल उनका मसला था फिटनेस का। अगर वो फुली फिट हो गए हैं, फिटनेस मराइल से वो गुजर चुके हैं, अगर वो 100% फिट है तो बहुत अच्छी चॉइस है T20 में और वनडे फॉर्मेट के उनकी ज़रूरत है। तो ये दोनों जो तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, हम इसकी तारीद करते हैं कि दोनों डिज़र्व करते थे और दोनों का नाम आ गया। चलें, दोनों का नाम आ गया है। फिर साथ साथ T20 फॉर्मेट के अंदर उस्मान तारिक का इजाफा हुआ है, पहली दफ़ा वो पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हुआ है। T20 फॉर्मेट के अंदर हम देख रहे हैं कि विकेट कीपर उस्मान खान भी टीम में शामिल हो गए हैं, हालांकि यहाँ पर साहबजादा फरहान भी मौजूद हैं। तो 2 विकेट कीपर के साथ हम एक दफ़ा फिर जा रहे हैं T20 फॉर्मेट खेलने होम सीरीज़। ज़रूरत नहीं थी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उस्मान खान को टीम में शामिल करने की। रमन भाई देखें, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस की लास्ट टाइम आपने परफॉर्मेंस देखी है, और जैसे अभी आपने इंटरव्यू में भी कहा था कि उस्मान खान ने अभी इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक नहीं खेली थी कि उनके क्रेडिट पे हम कहें बहुत ज़्यादा रन्स है, या कीपिंग के हवाले से उन्होंने बहुत सी विकेटें ले ली हैं, बहुत ज़्यादा विकेट के पीछे कैचेज़ हैं या स्टैम्प्स हैं। लेकिन यह है कि उस्मान खान का जो नाम आया है और एज ए विकेट कीपर, आपको पता है साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है, और फिर आपने जैसे हसीबुल्ला का नाम आपको साथ आया है और इनका नाम आना, देखिए बात वही उसी पोल में से प्लेयर आ रहे हैं जिस पोल में हम देख रहे हैं कि कोई सिर्फ अगर इजाफा हुआ है उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक जिस तरीके का वो बॉलर है, उसने PSL में आपको बॉलिंग करके दी, फिर उसके बाद उन्होंने जो लीग्स के लिए बैरून मुल्क जाके वहाँ जाके उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैनों के सामने बहुत अच्छी की, और फिर उनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ था, वो भी क्लियर हो गया। तो उस्मान तारिक एक अच्छा इजाफा है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आपके जो 4 ओवर होते हैं, अगर आपको बेस्ट बॉलर जो चाहे शुरू के ओवर से या डेथ ओवर में, जब डेथ ओवर्स में आपको पता है कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो डेथ ओवर में रन्स रोके, उस्मान तारिक वो वाहिद बॉलर हमें नज़र आ रहा है। अगर डेथ ओवर में उनको अगर 1 विकेट मिल जाती है तो फिर उनके पास ऐसी वैरायटीज़ है, और जिस तरीके का उनका स्टाइल है कि बिल्कुल रुक के बैट्समैन का बिल्कुल वो माइंड पढ़ लेते हैं कि किस शॉट पर जा रहा है, और फिर जब वो बॉल कराते हैं, कोई स्लो बॉल करा देते, कोई अंदर आ जाती है, कोई बिल्कुल ऊपर से आ जाती है। तो ये जो उस्मान तारिक का सिलेक्शन जो है, मैं समझता हूं कि उस्मान तारिक है बिल्कुल मेरिट पे सिलेक्शन। चले, मेरिट पे उस्मान तारिक की सिलेक्शन हो गई। फ़खर जमान टीम से बाहर, हारिस रऊफ टीम से बाहर, सुफियान मुकीम अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से बाहर T20 फॉर्मेट पे, क्या ये सिलेक्टर्स बेहतर फैसला कर रहे हैं? ये सिलेक्टर्स को सलाम पेश करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने टीम से बाहर और फिर रिजर्व में भी रखा है। कमाल की बात ये देखें कि आपने हारिस रऊफ को कहते हैं कि ये T20 स्पेशलिस्ट है, और हम ही नहीं कहते, पूरी दुनिया के नाकदीन कहते हैं। और बल्कि सिलेक्शन कमेटी में जो इससे पहले मेंबरान नहीं थे, जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो इससे पहले वो भी यही कहते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो T20 फॉर्मेट का सबसे बेस्ट बॉलर है। इस दफ़ा आपने उन्हें नहीं, और फिर फ़खर जमान हालिया उनकी परफॉर्मेंस देखिए, वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, वो टीम से बाहर, और वो वनडे के भी रिजर्व में चला गया। ये सारी सिलेक्शन कमेटी और हमारे जो क्रिकेट के अरबाब अख्तियार आया, मुझे पता है, आपको पता है, उन्हें भी तो इनके पब्लिक के मिजाज का पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ डिज़र्व करता है, उसके अंदर कौन सी खामियां हैं, कौन सी खूबियां हैं। तो उसके सामने रखते हुए जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लेयर का चुनाव होना चाहिए, ना कि आपने एक जान छुड़ा ली कि भाई ये T20 का स्क्वाड है इसकी शीट आ गई, ये वनडे का स्क्वाड है इसकी शीट आ गई। नहीं, ऐसे तमाम मुल्कों में ऐसे नहीं होता। वो एक एक चीज़, एक एक प्लेयर का पूरा बायोडेटा लेते हैं, पूरा उसका रिकॉर्ड लेते हैं, उसकी बॉलिंग में क्या रिकॉर्ड था, क्या एवरेज थी, बैटिंग में क्या स्ट्राइक रेट था, कितना स्कोर किया, उन्होंने कितना डोमेस्टिक में रन्स किए, कितने उनमें मुख्तलिफ लीग्स में रन किए। हमारे यहाँ मुझे लग रहा है ये कोई मयार अब रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि भाई हमने जो T20 फॉर्मेट में ना इतने प्लेयर हमने अनाउंस करने, तो उन्होंने एक लिस्ट बना के दी, उसकी अप्रूवल होगी, शाम को आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया। इसी तरीके से वनडे में भी ऐसा ही है कि वनडे की एक टीम बनानी है। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ
तारिक उस्मान और फैसल अकरम। इसके अलावा वही प्लेयर हैं जो हमेशा अक्सर बेहतर, कभी वो T20 में होते हैं, कभी वनडे में होते हैं, कोई वनडे वाला T20 में आ जाता है और T20 वाला वनडे में चला जाता है। इतना सा जो है सिलेक्टर मेहनत कर रहे हैं बकाया, और कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि जिस पे यहाँ बैठ के बात की जाए। चलें इस पे बात की जाए, ये कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेलेक्टर्स को भी अब नज़र में रखनी पड़ेगी वो चीज़ें जो माजी में जिस प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। अगर सुफियान मुकीम का आप रिज़र्व प्लेयर पर डिज़र्व कर रहे हैं तो ये परफॉर्मेंस उसकी नहीं बोलती है कि वो रिज़र्व में रहे, वो 15 रुकनी या 16 रुकनी स्क्वाड में उसे रहना चाहिए। फिर साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे वनडे क्रिकेट पर, और वनडे के लिए भी टीम अनाउंस हुई है। शाहीन शाह आफरीदी एक दफ़ा फिर क़यादत करते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर वनडे क्रिकेट के अंदर, और इस पर हसीबुल्लाह की वापसी हुई है। हसीबुल्लाह पे मैं ज़रूर बात करूँगा कि हसीबुल्लाह की वापसी हुई है, फैसल अकरम वापस आए हैं, और जहाँ पर T20 फॉर्मेट है, आपने हारिस रऊफ को खिलाना था, आपने यहाँ पर वनडे क्रिकेट के लिए हारिस रऊफ को इन किया। देखें जी, बात वही होगी ना कि हमने तो बस सिलेक्शन कमेटी ने एक जिम्मेदारी थी वो अपनी पूरी कर दी और अनाउंसमेंट कर दी। अब जैसे हसीबुल्लाह का नाम है, मोहम्मद रिजवान जो है साबिक कप्तान है, वो भी वनडे टीम का हिस्सा है। अगर वो वनडे टीम का हिस्सा हैं तो हसीबुल्लाह को आपने उनके ऊपर, इसका मकसद ये है कि तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, मोहम्मद रिजवान पे एक तलवार आपने लटका दी है कि भाई आप परफॉर्मेंस करें, क्योंकि बैट्समैन को पता होता है कि मेरे पीछे डगआउट में मेरे नंबर का एक बैट्समैन बैठा है, इसीलिए कीपर को भी पता होता है कि मेरे पीछे एक कीपर बैठा हुआ। और हसीबुल्लाह खान आपको पता है कि बहुत ही डोमेस्टिक का वो सीजन प्लेयर है, और हर सीजन में जो है वो अपने बैट से भी रन्स करता है, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो ये रिजवान के ऊपर सिर्फ एक तलवार लटका दी है। तलवार लटकती हुई नजर आ रही है रिजवान पे। मैं इस पे थोड़ा सा आऊं, क्योंकि वनडे में आपने रोयल नज़ीर को शामिल नहीं किया है, T20 फॉर्मेट पे आपने रोयल नज़ीर को नहीं शामिल किया है। आप प्लान का हिस्सा बनाते हैं, यानी कि जब आप टेस्ट टीम के लिए टीम अनाउंस करते हैं रोयल नज़ीर टीम के साथ होता है, तो इसका मतलब है जो टेस्ट टीम के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है कोई विकेट कीपर, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट विकेट कीपर है। आपने मोहम्मद रिजवान के साथ गए टेस्ट मैचेस के अंदर, रोयल नज़ीर को आपने बाहर किया, तो चले उन्हें आप बाहर रखा, टेस्ट मैचेस नहीं किया, सीनियर थे मोहम्मद रिजवान, लेकिन आपने यहां पर जगह बनानी थी रोयल नज़ीर की, यहां जगह बनानी थी वनडे और T20 के अंदर रोयल नज़ीर की, लेकिन आपने उनकी जगह नहीं बनाई। तो इसका मतलब है आपके पास सिलेक्टर्स के पास चॉइस आ गई है। अब हसीबुल्लाह को इस तरह लाया गया है कि किसी ना किसी तरह रिजवान पर जो है ना, वो जो मैं आपसे कुछ देर कबल बात कर रहा है ना, तलवार लटकने वाली, वो कहानी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें इससे पहले रोहिल नज़ीर का जब अनाउंसमेंट हुई थी टेस्ट स्क्वाड की, तो हमने आपने बहुत कहा था कि हो सकता है कि इनका डेब्यू अब तो हो ही जाना चाहिए, जितना उनका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके की वो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे थे, बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे थे। लेकिन आप सलाम इन सिलेक्टर्स को कि अब उसके बाद जो है आपने एक टेस्ट में आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने वनडे टीम में उस प्लेयर को शामिल नहीं किया। रोहिल नज़ीर जो है इससे पहले भी डिजर्व करता था वनडे और T20 में, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान पे आपने एक अच्छा विकेट कीपर सीनियर जो उनके साथ भी खेलता रहा है उसको लाके हसीबुल्लाह की तलवार उसके ऊपर लटका दी और रोहिल लटकती हुई दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस का क्या होगा, या डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दफा फिर परफॉर्म करेंगे, टीम के आने का इंतजार करेंगे, या फिर किसी ना किसी चीज का वो इंतजार करते हुए दिखाई देंगे कि कौमी टीम में उनको जगह मिल जाए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।